Bismillahirrahmanirrahim. Today I am going to discuss about principle of NMR spectroscopy. To discuss principle of NMR spectroscopy, it is necessary to know about the NMR active and NMR inactive nuclei. So यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे साथ NMR एक्टिव न्यूक्लियाई कौन सी होती है और NMR इनएक्टिव न्यूक्लियाई कौन सी होती है। NMR एक्टिव न्यूक्लियाई के लिए जो कंडीशन है हमारे साथ वो ये है 8 एटॉमिक नंबर एंड 8 मास नंबर, और दूसरा कंडीशन जो हमारे साथ है वो 8 एटॉमिक नंबर एंड इवन मास नंबर, इवन एटॉमिक नंबर एंड 8 मास नंबर। ये कंडीशन जो न्यूक्लियाई करती है तो इसको हम NMR एक्टिव न्यूक्लियाई कहते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे साथ हाइड्रोजन एटम मौजूद है। इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 1 है और इसका जो मास नंबर है वो भी 1 है, तो इसी वजह से इसको हम कहते हैं NMR एक्टिव न्यूक्लियाई। लेकिन अगर हम बात करें कार्बन 13 की, कार्बन 13 में जो इसका एटॉमिक नंबर है वो 6 है, यानी इसका जो एटॉमिक नंबर है वो E1 है और इसका जो मास नंबर है 8 है, तो ये भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसको भी हम कहते हैं NMR एक्टिव न्यूक्लियाई। अगर हम NMR इनएक्टिव न्यूक्लियाई की बात करें तो वो न्यूक्लियाई जिसका एटॉमिक नंबर भी E1 होगा और इसका मास नंबर भी E1 होगा, तो इसको हम NMR इनएक्टिव न्यूक्लियाई कहते हैं। ऑक्सीजन में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर भी E1 है और इसका मास नंबर भी E1 है, तो ये NMR इनएक्टिव न्यूक्लियाई है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारा न्यूक्लियस मौजूद है। ये हमारे साथ क्या मौजूद है? ये हमारे साथ एक न्यूक्लियस मौजूद है और इस न्यूक्लियस के बाहर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्पिन करते हैं और इलेक्ट्रॉन पर हमें पता है कि नेगेटिव चार्ज होता है। इस इलेक्ट्रॉन की स्पिन करने की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट होता है। लेकिन अगर हम बात करें इस न्यूक्लियस की, तो ये न्यूक्लियस भी अपनी एक्सिस पर स्पिन करता है। इस स्पिन करने की वजह से, इस न्यूक्लियस की स्पिन करने की वजह से यहाँ पर भी मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट होता है, तो इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो न्यूक्लियस है हमारे साथ ये एक टीनी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमारे साथ एक न्यूक्लियस मौजूद है इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारे साथ एक न्यूक्लियस मौजूद है इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नो मैग्नेटिक फील्ड आर अप्लाइड, ऑल द अलाउड स्पिन स्टेट ऑफ न्यूक्लियस आर रैंडमली ओरिएंटेड। यहाँ पर अभी हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं की है, तो इसके जो प्रोटॉन होंगे वो रैंडमली ओरिएंटेड रहेंगे। लेकिन यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसकी जो एनर्जी होगी वो सेम रहेगी, लेकिन इन प्रोटॉन का जो डायरेक्शन होगी वो डिफरेंट रहेगी। अगर एक प्रोटॉन की डायरेक्शन इस तरफ होगी तो दूसरी प्रोटॉन की डायरेक्शन इस तरफ होगी एंड सो ऑन, लेकिन इसकी जो एनर्जी होगी वो सेम रहेगी। अगर हम इस न्यूक्लियस को अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में लाए तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर अभी हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं की है, लेकिन जब हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है हमारे साथ, ये डायरेक्शन हमारे साथ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की है। तो जो प्रोटॉन हमारे साथ लोअर एनर्जी स्टेट में मौजूद होते हैं वो चले जाते हैं कहाँ पर? हायर एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं। लोअर एनर्जी स्टेट की जो स्पिन होती है वो इसको हम +12 से रिप्रेजेंट करते हैं और हायर एनर्जी स्टेट की जो स्पिन होती है इसको हम -12 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमें ट्रांजिशन शो करती है। अब हायर एनर्जी स्टेट और लोअर एनर्जी स्टेट के दरमियान जो डिफरेंस होता है इसको हम एनर्जी गैप कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? एनर्जी गैप कहते हैं। यानी जब वो प्रोटॉन जिसकी डायरेक्शन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट होती है, वो प्रोटॉन जिसकी डायरेक्शन अप्लाइड, अगर ये हमारे साथ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है ये, और प्रोटॉन की डायरेक्शन इस तरह होती है, यानी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन के अगेंस्ट होती है, तो वो प्रोटॉन हायर एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं और वो हमें +- ½
स्पिन शो करते हैं। और अगर प्रोटॉन की डायरेक्शन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के साथ हो, यानी अगर हमारे साथ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह है और जो प्रोटॉन है उसकी डायरेक्शन भी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन हो, तो वो प्रोटॉन लोअर एनर्जी स्टेट में रहते हैं। इन प्रोटॉन को हम कहते हैं शील्डेड प्रोटॉन। इन प्रोटॉन को हम क्या कहते हैं, क्योंकि ये अपने आप को शील्ड कर रहा है। और ये प्रोटॉन, इसको हम कहते हैं डी शील्डेड प्रोटॉन। तो यहाँ पर हमारे साथ टू टर्मिनोलॉजी यूज हुई है, शील्डेड और डी शील्डेड प्रोटॉन। शील्डेड प्रोटॉन का मतलब ये है कि उनकी डायरेक्शन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के खिलाफ होगी, अगेंस्ट होगी, ये हमें ये शो कर रहा है। और डी शील्डेड प्रोटॉन का मतलब क्या है कि इनकी डायरेक्शन जो होती है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के साथ होगी। तो इसको हम कहते हैं डी शील्डेड प्रोटॉन। डी शील्डेड प्रोटॉन लोअर एनर्जी स्टेट में रहते हैं और शील्डेड प्रोटॉन हायर एनर्जी स्टेट में रहते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो डिफरेंस होता है इसको हम एनर्जी गैप कहते हैं। तो ये एनर्जी गैप डिपेंडेबल है किस चीज पर, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड पर। अगर हमारे साथ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है तो ये जो एनर्जी गैप है ये भी ज्यादा होगा। अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड 14,100 गास अप्लाई करें तो यहाँ पर जो एनर्जी गैप होगा वो 0.0239 जूल पर मोल होगा। लेकिन अगर हम इस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को ज्यादा करें, 70,460 गास करें, तो यहाँ पर जो एनर्जी गैप है वो ज्यादा हो जाएगा, 0.120 जूल पर मोल हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एनर्जी गैप है वो कम है, वो क्या है, वो कम है, और यहाँ पर ज्यादा है। तो जो एनर्जी गैप है वो डिपेंडेबल है किस चीज पर, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पर। अब हमें एक न्यूक्लियाई के स्पिन के बारे में किस तरह पता चलेगा कि इस न्यूक्लियाई में कितने स्पिन स्टेट पॉसिबल है। तो ये इसके लिए हमारे साथ फार्मूला है। यहाँ पर जो आई है ये स्पिन क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें तो हाइड्रोजन एटम में एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पर हम हाफ लेंगे, हाफ 2 इंटू हाफ प्लस 1, तो ये 2 अपने साथ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलती है कि हमारे साथ जो हाइड्रोजन एटम होता है उसमें 2 अलाउड स्पिन स्टेट पॉसिबल है, एक ये वाला और एक ये वाला। ये हमारे साथ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का पहला इफेक्ट था। अब अगर हम बात करें अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की दूसरी इफेक्ट की, अब अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की जो दूसरी इफेक्ट है वो ये है कि जब हम इस पर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं इस न्यूक्लियस, तो ये वोबल करना स्टार्ट कर देता है। अब जब ये न्यूक्लियस स्पिन करता है, तो इसकी वजह से यहाँ पर ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाते हैं। यहाँ पर इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ पर ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। अब अगर इस तरह की न्यूक्लियस को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के कांटेक्ट में लाते हैं तो यहाँ पर 2 फ्रीक्वेंसी कपल हो जाती है। एक फ्रीक्वेंसी तो इस न्यूक्लियस की अपनी होती है और दूसरी फ्रीक्वेंसी इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की होती है। इन दोनों फ्रीक्वेंसी के कंबाइन होने की वजह से ये जो न्यूक्लियस है वो रेजोनेंस स्टेट में चला जाता है। वो किस स्टेट में चले जाते हैं, वो रेजोनेंस स्टेट में चला जाता है और एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और एक स्पिन स्टेट से दूसरे स्पिन स्टेट में फ्लिप कर जाता है। अब यहाँ पर कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे साथ एक इंस्ट्रूमेंट यूज होता है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, जिसको हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कहते हैं। और ये इस एनर्जी को डिटेक्ट करता है और हमारे साथ एक स्पेक्ट्रा शो करता है। अब जब ये न्यूक्लियस लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाता है, ट्रांसफर होता है, तो वो रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन करता है। वो किस चीज का एब्जॉर्प्शन करता है, रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन करता है। उस एब्जॉर्ब रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है इसको हम इस फार्मूले से डिटेक्ट करते हैं। इस फार्मूले से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं।
ये हमारे साथ फ्रीक्वेंसी है, और ये म्यू नॉट ये मैग्नेटिक मूवमेंट है। H naught is the strength of applied magnetic field, और H is the Planck constant। H is the Planck's constant। I हमारे साथ शो कर रहा है स्पिन क्वांटम नंबर को। तो यहाँ पर हम इस फ्रीक्वेंसी को इस फार्मूले की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रिंसिपल ऑफ NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी।